सर जय हिंद। सुविधा तुलसी नायर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। हेलो हेलो नमस्कार। बोलिए राजेश जी। जय हिंद। थैंक यू सर। बताइए। समय दिया आपने। आई नो कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है। आपका वीडियो मेरे पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी आवाज ही काफी है। वो समझ जाएंगे कि तुलसी नायर साहब से मेरी बातचीत हुई है। दरअसल सर, अदालत में अवमानना की याचिका दायर की गई है। सरकार को जुलाई 2026 तक जवाब देना था दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन जवाब नहीं दिया गया है। 27 जुलाई 2026 को कोर्ट ने गृह सचिव और रक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है, और अरेवा का इसमें जी अहम रोल है। तो ये बड़ी खबर आई तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा आपसे समझूं कि आखिरकार कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा मेरे दर्शकों को क्लियर करिएगा सर पिक्चर। ओके। इससे पहले कि मैं कंटेंट पिटिशन के बारे में बताऊं, या हमें यह जानना जरूरी है कि 1 दिसंबर 2025 को जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, एक्चुअल में उस जजमेंट में हमारे को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया था। कोर्ट ने यह कहा था कि यह सरकार जो है उसके अंडर में है। सरकार जब चाहता है किसको जो देना है वो सरकार निश्चय निर्णय लेना है। तो इस पर जो है मैंने भी आर्गुमेंट किया था वहां पे थर्ड सेंट्रल पे कमीशन को लेके, जहां पे हमें आर्मी की पूरी बेनिफिट मिलती थी, जो भी हमारा इवन जो ऑनररी रैंक वगैरह कोई जो भी है, आर्मी के पैटर्न में हमारा पे फिक्स होता था। थर्ड पे कमीशन और फोर्थ पे कमीशन से हमारा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है। जैसे कि हमें पुलिस में लेकर चला गया, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल जो है आज तक इंडियन आर्मी के तहत है। हमारा ट्रेनिंग सब कुछ इंडियन आर्मी का है। तो इसके ऊपर हमने बताया था कोर्ट को कि थर्ड पे कमीशन तक जो हमको मिलता था वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है फोर्थ पे कमीशन, यानी कि 1 जनवरी 1986 से, जो लगभग 40 साल हो चुका है। तो इस पर जो है कोर्ट ने हमको एक लिबर्टी दिया था कि कंपिटेंट अथॉरिटी को आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देंगे विद रिगार्ड टू पे पैरिटी विद इंडियन आर्मी, और कंपिटेंट अथॉरिटी को कहा था कि 3 महीने के अंदर जो आप इसको कंसिडर करेंगे। तो हम वेट करता रहा। एक्चुअल में 29 दिसंबर 2025 को हमने भेजा था हमारा रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली हमें जनवरी फरवरी मार्च तक जो है 3 महीना पूरा होता था। देखिए, जब पूरा होने को गया तब हम, क्योंकि जो पिटिशन जो जजमेंट आया था वो भी हमारे फेवर में नहीं आया था, तो कंप्लीट जो जजमेंट को हमने चैलेंज करता हुआ एक एसएलपी फाइल किया था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुआ था 20 अप्रैल 2026 को। तो वहां पे जो हियरिंग चल रहा था, तो उन्होंने देखा, जो बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट का जो डिवीजन बेंच था, बताया कि आपको तो एक लिबर्टी दिया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देने के लिए कि कंप्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा कि रिप्रेजेंटेशन दे चुका है ऑलरेडी, जो 3 महीने का समय है वो भी समाप्ति की ओर है। तब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि वो डिस्पोज ऑफ कर दिया था एसएलपी को, और सरकार को बताया उन्होंने कि जो ये पेटिशनर एसोसिएशन ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, वह जो उसके ऊपर एक रीजन्ड ऑर्डर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, ये है 20 अप्रैल 2026 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हमारे एसएलपी के ऊपर। तो हमने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं, तब फिर भी हम जो है 3 महीना इंतजार करता रहा। यानी कि 20 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 20 जुलाई तक जब आया नहीं, तो 23 जुलाई को हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसलिए कि ये विलफुल डिसोबीडियंस है। 1971 का है जो नियम, जो कंटेम्प्ट पिटिशन के ऊपर नियम बना रखे, जो कोर्ट का जो जजमेंट है उसको जो है अवहेलना नहीं करना चाहिए। ये जो है विलफुल डिसोबीडियंस के बेस में, एक्चुअल में ये ध्यान देने वाली बात है, हमने जो विलफुल डिसोबीडियंस जो है एज ए होल जजमेंट के ऊपर नहीं दिया था, केवल जो पारा 29 में जो हमको दिया था एक लिबर्टी, उसके ऊपर। क्योंकि जवाब जो देना था 3 महीने के अंदर, 3 महीना क्रॉस हो चुका है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद भी 3 महीना क्रॉस हो चुका है, अभी तक जवाब नहीं मिला। तो 27 जुलाई का ऑर्डर है कंटेम्प्ट के ऊपर, 23 को हम फाइल करते हैं, और 27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट हमारे होम सेक्रेटरी को बाय नेम, डिफेंस सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट देते हैं, बोलते हैं कि 4 महीना, जैसे आपने बताया 4 महीने के अंदर इसका जवाब देना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत 3 अगस्त को मेरे ईमेल में एक 4 पेज का एक रिप्लाई बनाकर भेज दिया। वो क्या था, एडवर्स था। देखिए, मतलब हमारे फेवर में नहीं था। तो इसके ऊपर अच्छा, जब रिप्लाई दे देता है तो कंटेम्प्ट पिटिशन हो जाता है इनफ्रक्शियस,
इनफ्रक्शियस का मतलब होता है कि क्या पॉइंटलेस, क्योंकि वो उन्होंने जो है जवाब दे दिया, वो जवाब जो है फोर में दो या फेवर में दो या अगेंस्ट में दो, उसका तो कोई जिक्र नहीं है, उन्होंने एक जवाब दे दिया। देखिए मतलब 27 जुलाई के जो कंटेंट पिटिशन पाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सीरियस हो गया, ये तो होम सेक्रेटरी के ऊपर एक्शन होगा, इसलिए उन्होंने जवाब दे दिया। इस पर क्या होता है देखिए, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 20 अप्रैल का, उस पर पारा 4 में जो लिखा है मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। लिबर्टी इज रिजर्व टू द पेटिशनर एसोसिएशन टू अप्रोच द jurisdictional high court if an adverse order is made by the authority। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जब जो एसएलपी का जो ऑर्डर है 20 अप्रैल वाला, उसमें हमें एक लिबर्टी दिया था, यदि सरकार जो है एडवर्स ऑर्डर देता है तब आप जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि उसको चैलेंज करता हुआ। तो हमारे पास अभी क्या है लीगली, हम जो है हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लेकर जाएंगे, सरकार का जो ऑर्डर है 3 अगस्त वाला, उसको चैलेंज करता हुआ। क्योंकि ये जो कंटेंट पिटीशन तो अभी जैसे मैंने बताया इनफ्रक्शियस हो गया है, लेकिन 4 हफ्ते के बाद वो कोर्ट को भी बताएंगे, कंटेम्प्ट का जो बता रखा है ना 4 हफ्ते, और हमको दे रखा है 1 हफ्ते का टाइम उसका रिजोंडर देने के लिए, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो है कंटेंट पिटीशन का जो है चैप्टर क्लोज हो चुका है हमारी तरफ से। हम एक नया जो है रिट पिटीशन लेके जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो जो है एक डिवीजन बेंच में आएगा, और यूजुअली जो है जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है उनके बेंच में शायद नहीं जाना चाहिए, नया एक बेंच में आएगा, वहां पे हम जो है हमारे फेवर में एक ऑर्डर की प्रयत्न करेंगे, ताकि सरकार जो है एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जाए, तो हम वहां जाकर उनको डिस्मिस करने की कोशिश करें। यानी कि आरेवा का जो प्रयास है लीगल, जो नवंबर 2017 से शुरू होता है, उस वक्त थोड़ा लंबा निकल गया था क्योंकि कोविड आ गया है, और सरकार ने जो कुछ डिले किया काउंटर ऑफ एफिडेविट फाइल करने के लिए, फिर प्लीडिंग्स वगैरह खत्म, काफी साल लगता है। फिर आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी हुआ हमारे केस में दिल्ली हाई कोर्ट में, जो 12 जो नवंबर को फाइनल हियरिंग होना था, जज चेंज कर दिया गया, दूसरा जज आए, इसी वजह से जो हमारा जो हमको मिलना था वो मिला नहीं है। अभी भी क्या है, बिल्कुल ओपन है। तो हमारे जो सदस्य है, जो असम राइफल के जो परिवार है क्लार्क, उनको जो है तसल्ली होना चाहिए, आरेवा जो है दिन रात मेहनत कर रहा है एक लीगली एक अच्छा सा जजमेंट आने के लिए, और सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, आप भी वीडियो देते हैं, असम राइफल क्या कंप्लीट आर्मी के अंदर ही है। देखिए इतना पुराना इतिहास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरे आर्मी ऑफिसर यहाँ, आर्मी ट्रेनिंग यहाँ, नेशनल वार मेमोरियल में हमारे मार्टर के नाम है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद। तो हमें हक बनता है कि हमें पूरा बेनिफिट मिले। और कुछ नहीं, 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 सर्टेनली नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं, अभी वर्तमान जो डीजीआर है वो काफी भले आदमी है, उनके ऊपर भी कुछ दबाव आया हुआ जो आरेवा के खिलाफ गया है। लेकिन आरेवा एक मैच्योर्ड है, देखिए मैच्योर्ड एसोसिएशन है, जिसको हमारे अभी प्रेसिडेंट भी है, जो मैंने फाउंडेशन दिया था, मैं बिल्कुल प्रॉपरली इसको लीड कर रहा हूँ। और यदि डिपार्टमेंट भी अगर मदद करता कर दिया होता, डिपार्टमेंट जो है एमएचए को सही तरीके से ब्रीफ कर दिया होता, अभी 8th पे कमीशन भी लाइव है, तो 4th पे कमीशन ने जो गलती किया था, 8th पे कमीशन सुधारने का एक अच्छा मौका था। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिप्लाई से पता चलता है कि वो बिल्कुल अंटी हो चुका है। और जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप को तो पता नहीं कि अभी अमित शाह जी को पता नहीं असम राइफल क्या है, उनको पास समय भी नहीं है कि इसको सीखने के लिए, जो जैसा जो ब्रीफ करता है उसके ऊपर होता है कार्रवाई। तो अभी भी वक्त है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो आर्मी के अधिकारी है, इंडियन आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि उनको चाहिए असम राइफल। तो असम राइफल का जो है मोटो, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हाई होना चाहिए मोराल, तभी होगा जबकि असम राइफल को अपने हक मिले।